हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज 2017 और 2018, तो 2017 और 18 के जितने भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बने हैं वो सभी हम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों 2 साल का आप आज करेंगे। कौन कौन सा? 2017 का भी करेंगे और 2018 का भी करेंगे। कितने सवाल हैं? सब 36 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। इन 36 सवाल को हम कर लेते हैं। दूसरी बात ये है, और इससे पहले हमने 2016, 15, 14, 13, 12 ये साल, मतलब 12 से लेकर आपका ये 2012 से लेकर 2016 तक अपलोड कर दिए हैं। जाइए, प्लेलिस्ट बना है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके उसको भी देख लीजिए। काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ये अभी जब ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा 23 तक, तो इसके बाद हम पूरे हर सब्जेक्ट का, मतलब हर एक साल का नहीं, मतलब सब मिक्स करके आपका टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जब तक ये रट नहीं जाएगा आपको, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे आपके पेपर तक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है? कह रहे हैं हुइच इज नॉट ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन ऑफ द व्हीकल। मतलब जो सकारात्मक संप्रेषण का पार्ट नहीं है वो कौन सा है? बीइंग मोर पर्सनल, इमीडिएट फीडबैक टू बोथ पार्टीज, टनल विजन, या क्यूक अचीवमेंट ऑफ सोल्यूशन। ये बताइए कौन सा नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? आपका ए वाला नहीं है। अब ए वाला क्यों नहीं है, ये इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी दिन आपसे क्यों, आप मतलब वहीं मोदी जी की रैली आई है, मोदी जी रैली दे रहे हैं, और उसी रैली में आप गए हैं, और वहाँ पर मोदी जी गुजरते हुए आप यहीं खड़े हैं। यहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगा होता है ना, आप मान लीजिए यहीं पे खड़े हैं, और मोदी जी गुजरते हुए आपसे थोड़ा सा बात करने लगते हैं कि आपकी जॉब कैसी है, कब लगेगी, क्या तैयारी चल रही है, कौन सी जॉब आई, क्या नहीं आई। तो आपसे कुछ बात करें, अब उनसे इतना आप फॉर्मल हो गए, चलिए मोदी जी अब मेरे यहाँ चाय पीजिए, चलिए मोदी जी थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। मतलब मोदी जी से इतना आप मतलब इंटरेक्ट हो रहे हैं कि मतलब जब कुछ ज़्यादा ही घुल मिल जा रहे हैं। तो ये नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ जाइए, किसी से मतलब ज़्यादा घनिष्ठता नहीं रखना चाहिए, ये मतलब है। ज़्यादा मतलब घनिष्ठता मतलब वो खराब होता है। तो इनका यही कहने का मतलब बीइंग मोर पर्सनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ए वाला सही है। सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम यही नहीं है। ज़्यादा वैयक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है। ये जबकि दोनों पक्षों में तत्काल पुनर्वेश, टनल दृष्टि एवं समाधान शीघ्र, ये सब आए। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन खुद करिए क्या होगा। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? जब किसी चीज़ को कम करना हुआ, तो ये देखिए क्या करेंगे आपका। कम करना हुआ तो लघु ही करेंगे, मतलब शॉर्ट ही करेंगे। जब किसी काम को कम करना होता है तो उसको क्या करेंगे आप? शॉर्ट ही करेंगे। तो क्या शॉर्ट ही करेंगे? तो क्या है, ओवरकम ऑफ द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द नोड ऑफ द कम्युनिकेशन। तो बुरे प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किटिंग। ऐसे याद करना ही पड़ेगा इसको। कम शॉर्ट सर्किटिंग, लघु प्राधिकरण करेंगे। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। ये वाला बताइए कौन सा सही होगा आपका। इसका आंसर भी नहीं दिखाया हम, इसका आंसर देखिए सी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा और इसका आंसर भी आपका ए वाला होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला बताइए, ये वाला आपका कौन सा सही होगा। कह रहा है चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त विधियों में से कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? कह रहे हैं कि आपका वो जो प्रोसेस है, टेक्निक फॉर नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा देखिए। जब आप क्या करते हैं, चार ऑप्शन दिया रहता है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हैं आपका, इसको इसका। मान लीजिए आप चारों ऑप्शन कर रहे हैं, आपका 2 ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा? जैसे आपसे पूछ लिया मोहम्मद बिन तुगलक ये मुगल काल के कौन मुगल काल के थे,
तो उसमें आपका मोहम्मद बिन तुगलक दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी दे दिया। तो आपको पता है ये मुग़ल काल से नहीं रिलेटेड है और मोहम्मद बिन तुगलक भी मुग़ल काल से नहीं रिलेटेड है। और आपका दो अभी आपका कन्फर्म, एक क्वेश्चन एक आंसर सही होगा। मान लीजिए एक में आपका जहांगीर दिया है, जहांगीर, और दूसरे में आपका क्या दिया है, कोई और में ये शिवाजी मान लीजिए, ठीक है, शिवाजी, ठीक है। तो ये आपसे आप दोनों में आप कंफ्यूज हैं कौन मुग़ल काल से संबंधित है, शिवाजी है कि जहांगीर है। तो आप क्या करेंगे, तो ये मुग़ल राजाओं से कौन सा, अब इसमें भी आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो वही कह रहा है चयनों को संकुचित करना, संकुचित मतलब क्या करना, चयनों को जब कम कर देंगे तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुग़लों में कौन राजा थे, ये जहांगीर थे, ठीक है। तो ये क्या कर पाएंगे आप, तभी आप चयन कर पाएंगे कि जहांगीर ही सही होगा। तो डीसी वो क्या प्रयुक्त विधियों में प्रक्रिया कहलाती है। तो आप क्या करेंगे, डिसीजन तो ले ही पाएंगे तभी तो निर्णय ले पाएंगे। अच्छा इसका सी होगा तो आप सी गोला कर देंगे। तो यही से मतलब सही है, इसमें यही कर रहे हैं, जब चयन को संकुचित कर देंगे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिसीजन मेकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है वह, डिसीजन मेकिंग कहलाती है, ठीक है। तो यही आपका सही होगा। चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सही, ये देखिए, चयनों के प्रक्रिया को संकुचित करने की विधि निर्णय लेना कहलाता है। चयन जितना संकुचित होगा वही उतना आप निर्णय आसानी से ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किस संप्रेषण में अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इन which of the following we must look toward making what we should do in a communication interaction। अब देखिए यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, ये बी लुक टूवर्ड मेकिंग व्हाट वी डू, मतलब हमें क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कंस्ट्रक्टिव रूल संरचनात्मक, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव रूल कैसे होगा, या ये कंस्ट्रक्टिव कंस्टिट्यूटिव रूल संगठनात्मक नियम, डिस्ट्रक्टिव वियोजक नियम, और रेगुलेटिव रूल, ठीक है, नियामक नियम। तो हमें क्या करना चाहिए वो तो नियम ही बताएगा। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कोई भी, मान लीजिए एक कंपनी है, ये सब पूरी कंपनी पर बेस ये है, मतलब ये सब पूरा जितनी भी आपका डिसीजन लेना उसी पर बेस है। तो ये क्या होता है, आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ना, एक जैसे पूरी कंपनी होती है तो उस कंपनी के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, वही आपका डिसीजन लेती है हमें क्या करना है आगे, हमें क्या आगे नहीं करना है। जैसे अभी जो पेटीएम है आपका, पेटीएम क्या हुआ, ये आपका डिक्लाइन कर रहा है, चाहे बायजू मान लीजिए चाहे पेटीएम, प्रेजेंट टाइम में ये दोनों कंपनियां डिक्लाइन कर रही हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, तो वो रेगुलेटरी बॉडी होगी उसको ही करना होगा। रेगुलेटरी बॉडी उनके अंदर होगी जिनका शेयर ज़्यादा होगा, तो वही डिसाइड करेंगे हमको आगे करना क्या है क्या नहीं करना है। तो ये क्या होगा, रेगुलेटरी रूल होता है। रेगुलेटरी रूल वही होता है कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो कभी भी आ जाए कि वी शुड डू, हमें करना क्या है, तो वो रेगुलेटरी रूल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नियामक नियम में ऐसे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तात्पर्य है किसी परिकल्पना के निर्माण में पूर्व नियोजित प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषण होना, यही होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा रियल लाइफ के एग्जांपल से आपका बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, काफ़ी दिन तक याद रहे। अब देखिए, इसका आंसर बता दिए थे, हाँ यहाँ पर इसका आंसर देखिए, संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले आता है। अब देखिए इसको हम कितनी बार बताए हैं। पहले क्या होता है, आप मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, मैसेज, इसके बाद मैसेज के बाद आप क्या लिखते हैं, ई एन कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, ई एन कोडिंग। इसके बाद आप क्या होता है, मैसेज बाद इनकोडिंग, फिर डिकोडिंग, फिर लास्ट में फीडबैक। मतलब इसके कई चरण होते हैं, बीच बीच में भी कई चरण होते हैं, लेकिन मेनली यही लिखा जाता है, मैसेज, ई एन कोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, यही होता है ना। तो ट्रांसमिशन, डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग या ई एन कोडिंग,
ठीक है। तो यहाँ पर ई एन कोडिंग मतलब वो मैसेज तो है नहीं, तो ई एन कोडिंग से तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ई एन कोडिंग फिर आपका जैसे ये आपका मशीन है, मान लीजिए ये कोई मशीन है, ऐसे देखा करिए ये आपका मशीन है। फिर यहाँ से आप ई एन कोडिंग करेंगे, ये ई एन कोडिंग फिर डिकोडिंग, यहाँ से फीडबैक निकलेगा। ठीक है, तो ई एन कोडिंग डिकोडिंग फीडबैक ऐसे होता है। तो यहाँ पर कौन सा कह रहे हैं, कौन सा चरण पहले आता है, तो इसमें कौन सा चरण पहले आएगा, यही तो ई एन कोडिंग ही तो पहले आएगा। कूट लेखन मतलब ये चरण पहले आता है। ठीक है, तो ई एन कोडिंग पहले आएगा। अगर मैसेज होता तो मैसेज ही पहले आता। ठीक है, संचार प्रक्रिया में कूट लेखन चरण पहले आता है। संचार प्रेषक प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है, इसमें सूचना प्राप्तकर्ता को कूटवाचक कहा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। देखिए ई एन कोडिंग पहले आएगा। अब यहाँ वाला बताइए, यहाँ क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन उन उस कौशल से स्पष्ट करता है कि जो अंतःक्रिया या संप्रेषण को सुगम बनाता है। बताइए, जो अंतःक्रिया व ये संप्रेषण को सुगम बनाता है वो क्या है आपका, तो वो क्या है आपका, सोशल स्किल्स होता है। याद रखिएगा, सोशल स्किल्स होता है जो अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विथ अदर। ठीक है, जितना आप कम्युनिकेट अदर से करेंगे, जैसे आप क्या करते हैं, इंग्लिश सोचते हैं हम इंग्लिश सीख जाएं, क्या करते हैं आप सोचते हैं हम इंग्लिश सीख जाएं, लेकिन क्या होता है, इंग्लिश आप सीख पाते हैं, नहीं सीख पाते। जब तक आप क्या नहीं करते, इंग्लिश किसी से बोलना प्रारंभ नहीं करते, जब तक आपका इन्वायरमेंट नहीं मिल जाता तब तक इंग्लिश आप नहीं सीख पाते। कितना भी आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश में आप 100 में 100 लाइए पेपर में, लेकिन इंग्लिश बोलना कैसे आएगा, जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लोगों से बोलेंगे नहीं, तब तक इंग्लिश कैसे आएगा। तो वही होता है सोशल स्किल्स, आपका ये इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विथ अदर, वो सोशल स्किल्स होता है। ठीक है, सोशल अंतः कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतः क्रिया और संप्रेषण को, संप्रेषण मतलब आपके संप्रेषण मतलब जब संप्रेषण का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से कौन, कम्युनिकेशन को कौन सुगम बनाता है, सोशल स्किल्स बनाता है, लोगों से बात व्यवहार करके। सामाजिक कौशल अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाता है। प्रबंधकीय कौशल का संबंध नियोजित संगठनों से है और संबंध परक कौशल का संबंध अंतर्वैयक्तिक है, इंटरपर्सनल से होता है संबंध परक, और प्रबंधकीय कौशल से होता है संबंध नियोजित। ठीक है, इसका अलग मतलब होता है, जैसे मतलब ये मैनेजीरियल स्किल्स, ये ठीक है, ये संबंध है नियोजित होता है, और संबंध परक कौशल अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल होता है। ठीक, तो याद रखिएगा इस पे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध में व्यक्त करने में नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता ये बताइए। तो इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें आपका ये संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे नहीं किया जाता इसका भी बताए थे, तो भूल ही जाते हैं यहाँ पर, तो इसका देखिए बी होगा। ठीक है, ऊपर वाला तो बताए थे। यहाँ पर बताइए, अंतर्वैयक्तिक संबंध में नहीं किया जाता। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका आंसर को है डिनोट इंटरपर्सनल रिले, डू नॉट डिनोट। अब देखिए, आप मान लीजिए हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो या आप किसी और से बात करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मीठी आवाज़ में बात करेंगे, क्या गुस्सा होकर बात करेंगे, कि नहीं हम ऐसा गुस्सा होकर तो नहीं बात करेंगे, एकदम आराम से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। तो ये आप तो होगा ही आपका। ठीक है, पीपुल स्किल, लोक कौशल, आपके अंदर लोगों से बात करने की आपकी शैली कैसी होनी चाहिए। अगर मेरी शैली आपको पढ़ाने की नहीं है, तो मेरे पास कितना भी ज्ञान रहे, मैं उसको आपको डिलीवर कर मतलब डिलीवर तो कर दूंगा, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा। काफ़ी ऐसे टीचर हैं जिनके पास बहुत ज्ञान होता है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है,
वो आप वो स्किल अंतर्व्यक्ति संबंध में किया नहीं है, वो लोक कौशल नहीं। तो ये आपका प्यूपिल स्किल भी होना चाहिए, जीवन कौशल भी होना चाहिए, आपके अंदर लाइफ स्किल भी होना चाहिए, कैसी लाइफ है। संगठनात्मक कौशल मतलब किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध में नहीं किया जाता, संगठनात्मक कौशल का नहीं किया जाता। अब कैसे नहीं किया जाता, मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते थे, ठीक है, मान लीजिए कहाँ रहते थे, मान लीजिए आप लंदन में रहते थे। लंदन में आप लोगों का आपका ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन था एक, वहाँ पर आपको अच्छे भी लोग मिले, बुरे भी लोग मिले, और उनसे सब गुण आपने सीख लिया। भारत में आ गए तो उस स्किल को आप क्या संबंध व्यक्त करने में, आपका इंटरपर्सनल रिलेशन व्यक्त करने में क्या इस बेकार वाले गुण का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, ये सब का नहीं करेंगे आप, अच्छे ही वाले गुण का। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का गुण दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर सिर्फ दो ही लोगों के बीच की बात हो रही है ना, तो दो लोग के बीच की बात इंटरपर्सनल कह रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब दो लोगों के बीच में। तो यहाँ पे संगठनात्मक क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का कोई प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि लोक कौशल आपका मृदु कौशल मतलब प्यार की बात, 2.5 अक्षर प्रेम का ना, वही यहाँ लिखा गया है, सिर्फ वो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखा गया है बस, और 2.5 अक्षर प्रेम का वही कर दीजिए बस। जीवन कौशल और प्रगाढ़ बनाता है धात्विक दो व्यक्तियों में मध्य संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हमको डीप में जाके बताना पड़ता ताकि आप भूले ना, नहीं तो अभी आपको मैं बता देता इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका ए होगा, तो आप क्या होगा, तो आप भूल जाएंगे, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसका मतलब क्या रह जाएगा, आप ही का टाइम लॉस होगा। अब इसका क्या आंसर होगा बताइए, तो इसका आंसर आपका ए ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या समझाते हैं, लिखा गया है फॉर्मल गाइडलाइंस एंड अथॉरिटी। ये वर्ड पढ़िए, अथॉरिटी। अथॉरिटी जब वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आप क्या करते हैं, अथॉरिटी जब दिमाग में आता है तो लगता है कि हाँ बहुत बड़े लेवल की अथॉरिटी है। ठीक है, मतलब उच्च लेवल की अथॉरिटी। हायरार्कीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। औपचारिक दिशा निर्देश प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, लिखा गया है दिशा निर्देश प्राधिकार अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी होती है वही तो पूरी कंट्रोल करती है हर चीज़ को, तो वही हो गया आपका क्या कंट्रोल। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण, औपचारिक दिशा निर्देश प्राधिकार पदानुक्रम संचार नियंत्रण प्रकार के उदाहरण हैं। धात्विक संगठनों में पदानुक्रम तथा निर्देशात्मक संचार ऊपर से नीचे की ओर संचारित होती है, जिसका उद्देश्य संगठन में नियंत्रण बनाए रखना होता है। मान लीजिए क्या है आपके यहाँ पर डीएम बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पर डीएम है, इसके नीचे क्या है एसडीएम है, इसके नीचे क्या है तहसीलदार हैं, इसके नीचे क्या है आपका तहसीलदार के पास बीडीओ लेखपाल यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, नीचे आपके अधिकारी आते हैं एकदम नीचे। तो क्या होता है, ये आपको कंट्रोल, ये कंट्रोल करेंगे, फिर ये इनको कंट्रोल करेंगे, ये इनको कंट्रोल करेंगे, ये इनको कंट्रोल करेंगे। तो एक अथॉरिटी हायरार्की हो जाता है वो, तो वही होता है, वो समझौता थोड़ी होता है। डीएम एसडीएम को समझौता थोड़ी करता है कि आप मेरा काम कर लीजिए मैं आपका काम, वो आपका पूरी तरह से कंट्रोल करेगा इनको एसडीएम को। ये तो संगठन थोड़ी, इनका कोई संगठन थोड़ी है आपका। इन्फॉर्मेशन सूचना नहीं है, नियंत्रण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन कम्युनिकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, ये आपका रटने वाला क्वेश्चन है, इसको रट जाइए। ठीक है, तो इसमें कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तुम और हम। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये जैसे आप ये मान लीजिए एक है ये आदमी, ठीक है, एक ये है और एक ये है आपका। ठीक है, तो ये किए है और ये किए है, तो दोनों लोग हैं, तो ये क्या होंगे, ये तुम हैं और ये हम हैं। मान लीजिए हम हैं और आप तुम हो, तो हम तुम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
तो यही होगा, हम और तुम होता है, हम और वह नहीं होता। जब जैसे मान लीजिए, जैसे वह कैसे होगा, आप कम्युनिकेशन इनसे इनसे कर रहे हैं, इसमें इनकी क्या ज़रूरत है, वह की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत, ये तो वैसे ही कट गया, यहाँ भी वह कट गया। तुम और मैं, तुम और मैं, तो तुम और मैं, ये इसमें आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे और इसमें ही कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं नहीं होगा। जब वहाँ मैं होगा तो काट दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तुम और हम होता है वहाँ पर। ठीक है, एक बार आंसर भी दिखा देते हैं, ये देखिए आपका क्या होता है, आपका ना, संसार में तुम और हम सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। संचार संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक प्रेषक होता है अर्थात हम, जो हम क्या हैं आपके लिए, प्रेषक ही हैं। दूसरा क्या होता है, प्राप्तकर्ता, वो तुम हो, आप मतलब जो, मतलब तुम, मैं आपको तुम कह रहा हूँ कि आप ही, वो तुम ही हो, ठीक है, तो वो तुम कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आपका हम और तुम, ये हम होता है और तुम, याद रखिएगा। अशाब्दिक संचार निहित किसमें होता, अशाब्दिक संचार क्या होता है, मतलब चार्ली चैपलिन वाला हम एग्जाम्पल कई बार दे चुके हैं। तो चार्ली चैपलिन क्या करता है, उसका वीडियो आप देखेंगे तो वो अपना ऐसे आंख बनाता है, ऐसे मुंह बनाता है, वही फेशियल एक्सप्रेशन और टोन। तो ठीक है, तो देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति और लहजा। ठीक है, तो ये आपका सही है, ये देखिए वही आपका सही था। अशाब्दिक संचार से तात्पर्य समानता शब्द रहित संदेशों से है, जिसमें शब्द नहीं होता है, ठीक है, को भेजने तथा प्राप्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया से है। देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति और लहजा द्वारा संप्रेषण किया जा सकता है। ठीक है, देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति और लहजा द्वारा संप्रेषण किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर दिखा देते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन है, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है और टोन है। ठीक है, ये होता है, तो ये आपका ए वाला सही होगा। इधर देखिए, ये क्या है आपका, साइलेंट, मौन। अच्छा, जब मौन होंगे तब कुछ अब व्यक्त, आप सोच रहे होंगे अशाब्दिक में इसको भी मौन बुक क्यों लिख दें। यहाँ पर नॉन वर्बल में मतलब ये नहीं कहना कि आपको चुप ही रहना है, चुप नहीं रहना है, आपको कुछ व्यक्त करना है, चाहे वो फेशियल से व्यक्त करिए, चाहे आप देह भाषा से व्यक्त करिए। ये नहीं कि हम चुप हो जाएं, तो वो कौन सा वर्ब, कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप जब शांत रहेंगे तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। तो जब मौन आ जाए तो वैसे ही कट गया, ये देखिए ये भी कट गया, और यहाँ पर साइलेंस है तो ये भी कट गया। मौन, मौन थोड़ी होगा, ये तो कम्युनिकेशन का पार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या मौन, कम्युनिकेशन मतलब चाहे वो अशाब्दिक कहें चाहे शाब्दिक करें, वर्बल करें या नॉन वर्बल करें, मुख से मुख हिला उला के करिए या आँख हिला उला के करिए या बोल के करिए। बोल के करेंगे तो वो शाब्दिक हो जाएगा, मुख हिला उला के करेंगे तो अशाब्दिक हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, यहाँ हो गया, ये है, इधर क्या है। अब देखिए भाव गेस्चर, ये तो आपका सही है ही है, सही है, लेकिन देह मुद्राएं, ये भी तो, ये देह मुद्राएं भावनात्मक अभिव्यक्ति, ये भावनात्मक अपने अंदर लिए हैं, मान लीजिए भाव, लेकिन उसको व्यक्त अगर करेंगे तो वो थोड़ी हो जाएगा, तो अशाब्दिक। ठीक, तो भावनात्मक अभिव्यक्ति भी आपका उसमें आता है, क्या, उसी में, नॉन वर्बल में। अब यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर का, which of the following sometimes consuming in interpersonal relationship, अंतर वैयक्तिक के संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है, किसमें अधिक समय लगता है ये बताइए। आई होप आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा हो सकता है। तो इसमें आपका डी वाला होगा। ठीक है, डी वाला, कैसे डी वाला होगा ये बताते हैं। देखिए, विश्वास बनाने में, ठीक है, अगर आप विश्वास, मतलब कोई भी कंपनी मान लीजिए खुलती है मार्केट में, तो उसका विश्वास बन जाता है ना, समय लगता है। टाटा ग्रुप खुला है, टाटा आपका जो कंपनी है, टाटा का जो कोई भी सामान आप जाते हैं दुकान पे, दुकान वाला ये कहता है ये टाटा का सामान है, इसको ले लीजिए। आप बिना उस पर कुछ मतलब
तीखा टिप्पणी किए आप तुरंत टाटा का सामान ले लेते हैं। क्यों आप सिर्फ टाटा का ही नमक खाते हैं और क्यों नहीं खाते? मतलब कुछ लोग खाते होंगे अलग, लेकिन सभी लोग, मैक्सिमम लोग, 90% लोग टाटा का ही नमक खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है। टाटा का नमक ही नहीं, टाटा का हर चीज़ आपको अच्छा लगता है। तो क्या होगा, एक विश्वास हो गया है। टाटा का ही नहीं, कोई भी एक बड़ी ग्रुप कंपनी बन जाती है तो हर उसका विश्वास हो जाता है आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगता है, समय लगता है। टाटा के, टाटा आज से थोड़ी बनी है, कई वर्षों से बना है, ठीक है। 10 मतलब क्या 50 60 100 साल से ऊपर हो गया था वो बने टाटा को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय क्षमता क्या होता है? अब वो मतलब ये इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद बताना है। डिसीजन मेकिंग क्या मतलब, कुछ कौन सा डिसीजन लेना है वो। तो साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया है। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, ये मतलब आपके ये उसमें का है, ठीक है। साइमन द्वारा प्रस्तावित मतलब ये प्रस्तावित किए थे, निर्णय 3 चरण होते हैं: बुद्धिपूर्ण, अभिकल्प, चयन प्रक्रिया। तदनुसार क्रिया बुद्धिपूर्ण प्रक्रिया का ही भाग है, इससे अलग प्रक्रिया। तो आइडेंटिफिकेशन ये होगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये रटने वाला है, आपको इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसके आपके उनके उस लिए है, मतलब उनके नियम से बनाया गया है। मेंटल कनेक्शन बिटवीन डाटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड। बताइए, तथ्य और सामग्री और निष्कर्ष के बीच सामाजिक। देखिए अभी क्वेश्चन एक आया था ना, जिसमें हम जहांगीर का एग्जाम्पल लिए थे। अब यहाँ पर वो भी ऐसी क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, डाटा दिया रहता है, कंक्लूजन। एक क्वेश्चन आता होगा पेपर में, अभी आर ओ एरो का पेपर जब आप दिए थे, कथन वाला आता था, कारण वाला आता था। कथन पढ़ के आपको कारण बताना था कि क्या होगा, इसका सही होगा कि इसका आपका आंसर गलत होगा। तो आप क्या करते थे, उसमें अनुमान ही लगाया जाए। तो आप ऐसे वो जो कथन कारण होते हैं उसमें हम हमेशा अनुमान ही लगाते हैं कि इसका ये कथन कह रहा है, इसका कारण हो। उसमें लगभग 100% बहुत मुश्किल होता है कि इसका ये होगा कि नहीं होगा। अनुमान ही तो उसमें लगाया जाता है जो कथन और कारण होता है। इसीलिए हमेशा कथन कारण में डाउट रहता है, ठीक है। कभी कभी जो कभी को मतलब 90% हम कह रहे हैं क्वेश्चन में हमेशा डाउट रहता है, 10% में एकदम क्लियर हो जाता है। तो कथन कारण में क्या होता है, हमेशा अनुमान ही तो लगाया जाता है कि इसका कथन ये है और कारण ये कह रहा है, ठीक है। तो यही करें, तथ्य सामग्री निष्कर्ष के बीच, ठीक है। कथन कारण, फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं नीचे। कथन दिया रहता है, कारण दिया रहता है, उसका निष्कर्ष क्या होगा, ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है। तो यही तो हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो उसका क्या होता है, अनुमान लगाते हैं उसमें, ठीक है। स्पष्टीकरण करना नहीं, समझाना नहीं है, प्रदीप प्रकाश राय नहीं है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, बी वाला। हमेशा अनुमान ही उसमें लगाया जाता है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच संयोजन अनुमान लगाना है, ठीक है। सहज ज्ञान निर्णय है, ये इसका बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं आंसर दिखाऊंगा। पहले वीडियो पॉज करके बताइए हो क्या इसमें हो सकता है। इंडक्टिव डिसीजन मेकिंग कौन सा है? तो इंडक्टिव डिसीजन मेकिंग जानते हैं क्या है? देखिए, जो आपका अनुभव होता, मान लीजिए, पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। जैसे आप आईएएस का इंटरव्यू, पहले बता ही देता हूँ, जैसे आईएएस का इंटरव्यू गए देने। जब आप आईएएस का इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक बार अगर आप जाते हैं तो वहाँ के माहौल में, ऐसा तो नहीं, तो वहाँ के माहौल में क्या होता है, आप ढल जाते हैं। पहले डर लगता है आपको, लेकिन दूसरी बार जाते हैं, मान लीजिए पहली बार नहीं पास हो पाए, दूसरी बार जब इंटरव्यू देने गए तो आपको पता रहता है, अच्छा हाँ यहाँ होगा क्या, कैसे अंदर जाया जाएगा, कैसे इंटरव्यू दिया जाएगा, और वो कैसे लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे। मतलब दूसरे बार आप उसको समझ जाते हैं कि हाँ क्या सिस्टम वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम दिखाते हैं। अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित।
तो यही होता है, अनुभव होता है कि आप आईएएस के इंटरव्यू में फर्स्ट बार क्या अनुभव किए, दूसरी बार क्या गलतियां करेंगे। ठीक है। तो भावनाएं होती हैं, आपकी भावनाएं मतलब वहाँ पर कैसी होनी चाहिए, मतलब हाव भाव, संचित फैसले वहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे कैसे आपको निर्णय लेना, मतलब ये मैं आईएएस इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ। ये तो और कई मतलब और किसी चीज़ में हो सकते हैं। मान लीजिए पिछले समय में आप गलतियाँ कुछ करे हैं तो उसको आगे जाएंगे तो किस प्रकार से सुधार करना है। तो यही होता है सहज ज्ञान निर्णय। क्या होता है? इंट्यूटिव। ठीक है। तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग वही होता है कि हम पुराने ज्ञान के माध्यम के थ्रू हम नए ज्ञान में गलतियां करने से बचें, या नए ज्ञान में वो जो पुराने अच्छी चीज़ें हैं उनको हम उसमें फिट करें। ठीक है, नए ज्ञान में। तो जैसे पुराना नया ज्ञान चल रहा है तो इसमें पुराने ज्ञान को फिट करें या उसकी गलतियां करने से बचें। मान लीजिए पीछे गलती किए हैं तो उसको बच जाएं, या पीछे अच्छा चीज़ किए हैं तो उसमें हम लाके उसे इन्वॉल्व कर दें नए नए ज्ञान में। तो यही होता, दोनों हो सकता है। ठीक है, ये नहीं सिर्फ निगेटिव है या सिर्फ पॉजिटिव है। सो मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। ठीक है, फीलिंग, अक्यूमुलेटेड जजमेंट, इंट्यूटिव, सहज ज्ञान यही होता है। सहज ज्ञान, कभी भी सहज ज्ञान आ जाए तो पुराना ज्ञान से मतलब है। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। सहज ज्ञान से यही होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ बताइए, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? बताइए कौन निर्णय प्रक्रिया का। जैसे आप जब क्या करते हैं, आईएएस की प्री कर पेपर देते हैं, आप सीसाइड देते हैं, इसके बाद पूरा मेंस देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसके बाद, क्या होता है आपकी कॉपी का क्या होता है, जो मेंस दिए रहते हैं या प्री दिए रहते हैं उसका इवोल्यूशन कब होता है? लास्ट में बताया जाता है कि आप आईएएस बने हैं कि आईपीएस बने हैं, कि आप आईएफएस किस मतलब जॉब में पाए जा गए हैं या नहीं बने हैं। तो क्या होता है लास्ट में इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूटिंग किया जाता है ना, इवोल्यूटिंग द डिसीजन इफेक्टिव, निर्णय की प्रभावकता का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है? अंतिम प्रक्रिया होती है आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो यही आपका सही होता है। कौन सा? बी वाला सही है। ये मूल्यांकन आपका कौन सी प्रक्रिया है? अंतिम प्रक्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का निर्णय का प्रभाव का मूल्यांकन निर्णय अंतिम चरण है, जबकि समस्या को प्रभावित करना तर्कना निर्णय का प्रथम। जब समस्या को जब परिभाषित करेंगे तो अभी आपका पहला चरण होगा, लेकिन मूल्यांकन आपका अंतिम चरण होगा। छोटे बच्चे थे तो क्या होता था, लास्ट में मई जून आने से पहले थोड़ा सा एक मूल्यांकन होता था, इसके बाद 1 महीने की छुट्टी बच्चों को दे दी जाती थी। तो वही तो लास्ट को क्या हुआ, ये टेस्ट मतलब पेपर हो गया सालाना, ईयरली जिसको बोलते हैं आप। तो इसके बाद बच्चों को छोड़ दिया गया 1 महीने के लिए छुट्टी। तो ठीक है, वही होता, आज भी होता है वही। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, द अगेंस्ट यूजिंग स्टेबलाइज्ड रूल इन रीजनिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तर्कना से के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है। क्या निहित है? अब देखिए इसमें कैसे पकड़ेंगे। मान लीजिए पेपर में बैठे हैं, कह रहा अगेंस्ट, यहाँ कहा रहा है अगेंस्ट, एज अगेंस्ट यूजिंग स्टेबल, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत। ठीक है, निर्णय की प्रक्रिया में निहित है। ठीक है, और मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। ठीक है, तो तर्क जो आपका तर्कना के विपरीत कौन सा प्रक्रिया आपका निहित है, तो वो क्या है? अनिश्चितता क्या होता है? ठीक है, अनसर्टनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या होता है? अगर देखिए डिसीजन एक होता है, क्या डिसीजन लेना होता है, और एक क्या होता है इसका, अगर डिसीजन के विपरीत देखेंगे तो अनसर्टेनिटी होता है ये। अगर डिसीजन मेकिंग, आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या होगा उसके विपरीत कौन सा होगा? अनिश्चितता की होगा ना। विश्वसनीय सूचना थोड़ी होगा, डिसीजन ले रहे हैं तब तो सही है, विश्वसनीय सूचना आ गया तो और सही है। अन्य नियमों का गुच्छन मतलब ये भी नहीं सही है, अनिश्चितता ही उसके विपरीत का रहा है। तो क्या होगा? यह अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ही होगा। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में अनिश्चितता ही है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें बताइए, यही कथन ए बी कारण वाला कह रहे थे जो भी एग्जाम्पल लिए थे। कथन क्या कह रहा है, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालय को बहुत समय लगता है। ठीक है, इसको कितना कठिन था, यही विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालय को बहुत समय लगता है। अब इसमें क्या कर रहा है, न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। सही तो कह ही रहा है। अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। तो ये भी सही है कि सबको, कोई भी विवाद होगा तुरंत न्यायालय के पास चले जाएंगे, तो ये भी तो बेकार है। न्यायालय कितना आपका विवाद सुन जाएगा, और सब विवाद होते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें आपका दोनों ही सही है, दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं, यही लिखा गया है। ठीक है, सी वाला इसका बताए थे कि नहीं, इसका वाला बी वाला। ठीक है, यहाँ देखिए 18 का, समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगमन के निम्न से कौन सी अंतर्दृष्टि में एक प्रकार नहीं है। नॉट द टाइप ऑफ इंसाइट अकॉर्डिंग टू थ्री प्रोसेस व्यू ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का कौन सा आपका गुण है, तो इसको आपको देख के ही कर देंगे कौन सा आपका है। सेलेक्टिव इन कोडिंग, सेलेक्टिव कंपैरिजन, सेलेक्टिव स्टोरेज, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, चयनात्मक संयुक्ति। मान लीजिए चयनात्मक कूट इनकोडिंग, किसी चीज़ को क्या करेंगे, कोई आपको पास समस्या होगी, मान लीजिए कोई समस्या होगी, इसको इनकोड करने की, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी सही है। आप सेलेक्टिव कंपैरिजन, मतलब आप उस समस्या को चयन करेंगे कि कितनी समस्याएं हैं जो गहरी हैं, कितनी समस्याएं हैं कम गहरी हैं, कितनी समस्या को जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो इसी के लिए समस्या का चयन करेंगे। मतलब जैसे आपके पास पेपर आया, अभी मान लीजिए पीसीएस का प्री देंगे, पेपर आया, तो आप देखेंगे कौन से सवाल कठिन है, कौन से कठिन मतलब कम कठिन है, या कौन से ज़्यादा हार्ड है, तो वो उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे अपनी समस्याओं को। तो ये तो होगा ही इनकोडिंग, कूट संकेतक, ये भी सही होगा। स्टोरेज, सेलेक्टिव स्टोरेज, ऐसा थोड़ी होगा किसी समस्या को आप बना के अपने स्टोर करके रखें। कोई आपको अच्छा बताइए, इस लाइफ में, पूरे जीवन में कोई ऐसा प्राणी है जो सोचता है कि हमारे पास समस्या क्या स्टोर रहे, हमारे पास समस्या क्या स्टोरेज बन जाए समस्या का, कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो ये आपका सेलेक्टिव स्टोरेज नहीं है। सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, चयनात्मक संयुक्त, चयन किया जाएगा कि कौन सी समस्या मतलब सही है, कौन गलत है, कौन ज़्यादा टाइम टेकन है, ये वही वाला है। तो ये भी सही है। कॉम्बिनेशन भी होगा, बताना जाएगा कि जैसे ये क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा टफ आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, तो उसको सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, उसको कॉम्बिनेशन बना लेना है, यही वाला तो होता है ये। ठीक है, तो स्टोरेज नहीं होता। ऐसे सोच लीजिए कोई समस्या स्टोरेज करना चाहेगा, आप कोई समस्या स्टोर करना चाहेंगे, सोचते हैं कि कब समस्या सॉर्ट आउट हो जाए। यहाँ पर देखती है, लिखा गया एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषता क्या है। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषता होती है। इनिशियल स्टेट, प्रॉब्लम स्पेस, ह्यूरिस्टिक एंड ऑपरेशन। क्या होता है बताइए, इसमें थोड़ा सा ये ऊपर, मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है। ठीक है, समस्या क्या, आपको आईएएस निकालना है, तो क्या करेंगे आप, उसका इनिशियल स्टेट देखेंगे, प्री देखेंगे आप। ठीक है, प्री के बाद देखेंगे आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कितना हमको बुक पढ़नी चाहिए, कितने हमको बुक पढ़ने से हो जाएगा, कितने ज़्यादा हम नोट्स ना बनाएं। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था होगा एक, एक कौन सा होगा, गोल स्टेट, आपको गोल डिसाइड करना कि हमको आईएएस ही बनना है या प्रॉपर आईपीएस ही बनना है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या करेंगे, आप आएंगे दिल्ली, तैयारी में लगेंगे, कहीं कोचिंग करेंगे, इसके बाद अपना लक्ष्य बना ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इनिशियल स्टेट में हो गया, फिर लक्ष्य तो होगा, फिर आपका संकारात्मक ऑपरेशन होगा। ठीक है, फिर ये और कंट्रोल कर लेंगे उस पर, आईपीएस या आईएएस पर। ठीक है,
तो एक ऑपरेशन होगा, इसके बाद नियंत्रक होगा। तो प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, ऑपरेशन का उस पर, ऑपरेशन मतलब क्या, पेपर ऊपर देंगे तो आईएएस प्री देंगे, मेंस देंगे, सब कुछ देंगे, इसके बाद उस पर कंट्रोल हो जाएगा आपका पूरा। आईएएस बनना होगा आईएएस बन जाएंगे, पीसी बनना होगा पी वो मतलब आईपीएस बनना होगा आईपीएस बन जाएंगे। तो इनिशियल स्टेट में वही होता है। फिर गोल आएगा, इनिशियल गोल में कंफ्यूज मत होइएगा। इनिशियल मतलब क्या, आप पहले शुरुआत तो करेंगे। इनिशियल मतलब पहले आप मुखर्जी नगर आएंगे, तो मुखर्जी नगर आएंगे इसके बाद ही तो शुरुआत करेंगे आप। तो ये आप गोल, ऑपरेशन और कंट्रोल, तो बी वाला आपका सही है। ठीक है, अब देखिए 20वां, Which of the following is the unhealthy response of conflict resolution? द्वंद्व समाधान की अवस्था अनुक्रिया है, बताइए कौन सा है इसमें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप आप बता दिए होंगे कौन सा आपका है। अब देखिए, द्वंद्व समाधान की आश्वस्त, आश्वस्त मतलब अनहेल्थी, ऐसे नहीं कहा जाता है कि ये थोड़ा सा अनहेल्थी फूड है, अनहेल्दी फूड है। अनहेल्दी फूड मतलब बताने क्या होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये होता है अनहेल्दी फूड। तो ये क्या होता है, इसमें कह रहा है द्वंद्व समाधान में कौन अनहेल्दी है, मतलब द्वंद्व समाधान में अगर कोई चीज़ समाधान हो रहा है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। तो समझौता, ये महत्वपूर्ण, इसमें आप पहले ये देख लीजिए, इसमें इसमें आपका नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन, वैसे ही हटा दीजिए। पहले कह रहे हैं महत्वपूर्ण मामलों की पहचान और अनुक्रिया करना, ये तो आपका एकदम सही है, ठीक है। ये दूसरा कह रहे हैं भूलने की विस्मृति करने और क्षमा करने की तत्परता, ठीक है। तो क्षमा अगर कोई कर रहा है, मतलब आपको आज जैसे आप कोई गलती किए और मैं सोच रहा हूँ नहीं आपको क्षमा ही कर दूँ, तो ये अच्छी बात है ना, गलत बात थोड़ी है। यह विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा किया जाए, हाँ ये भी पॉजिटिव लग रहा है। तो निगेटिव कौन लग रहा है, समझौता पाने की क्षमता नहीं है, अगर क्षमता होता तो सही होता। अक्षमता मतलब कोई कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। इन एबिलिटी टू सी कंप्रोमाइज, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा, सब अपने आप को नेता बने पड़े हैं, ठीक है। तो यही आपका गलत होगा। 20 हो गया, समझौता पाने की अक्षमता द्वंद्व समाधान स्वास्थ्य की अनुक्रिया है। तो ठीक है, अब चलते हैं आपका कर लेते हैं कौन सा, 2018 का। ठीक है, आज तो ज़्यादा समय हो गया, 18 का भी करना, लेकिन कर लेते हैं उसको, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 18 का ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन देखिए 18 का ये पेपर है, हम 18 का पेपर करना स्टार्ट करते हैं। कौन सा संप्रेषण की प्रक्रिया का अंग नहीं है, बताइए क्या संप्रेषण मतलब कहने कम्युनिकेशन, बातचीत का अंग नहीं है। माध्यम तो होना चाहिए, अगर ऐसे माध्यम नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे साइंस में जाइए कि हवा नहीं होगा तो बात हम कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे ही समझ जाइए। या चांद पे चले जाएंगे, वहाँ कहाँ माध्यम है, वहाँ आप बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा किसी को, ठीक है। तो ऐसे ये माध्यम समझ जाइए, या कुछ अब जो माध्यम होता है वैसे ही समझ जाइए, ठीक है। तो माध्यम होना चाहिए, संचरण होना चाहिए। संचरण मतलब जब आप बोलेंगे तो जाना भी तो चाहिए, तो ये भी होता है। जब यहाँ से बात कर रहे हैं संचरण के लिए जियो वाला लगा है वो ट्रांसमिशन, तो वो भी संचरण मतलब ट्रांसमिशन ही लगता है ना उसमें, सब रिसीवर ये सब, तो ये भी होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन, जब तक कुछ सूचना नहीं देंगे तब का बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। लाइफ और विजन, जीवन मूल्य और दृष्टि, ये नहीं है, ठीक है। जीवन मूल्य संप्रेषण में कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका बी वाला सही होगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में के अंग में माध्यम, संचरण जिसको ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन, जीवन के मूल अंग नहीं है, ठीक है। ये संप्रेषण से तात्पर्य है भाव, विचार या सूचना या संदेश आदि को एक इकाई से दूसरी इकाई में पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन। अब ये वाला देखिए, ये वाला कौन सा सही है, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, बताइए। किसी मतलब कोई अधिकारी है, मान लीजिए ये डीएम है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अधीनस्थों से, मतलब ये जो तहसीलदार हैं बीडीओ हैं इन सब से डीएम साहब बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो क्या होता है इससे, क्या होता है, डीएम को जैसे मान लीजिए तहसीलदार या बीडीओ, ये वाले बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी पीसीएस के ही थ्रू जाते हैं। तो ये जो बीडीओ होते हैं, जब इनसे बात करेंगे तो डीएम तो डायरेक्ट हमेशा जाएंगे नहीं, क्योंकि गांव में जाना इन्हीं का काम है ज़्यादा, बीडीओ का ही। तो बीडीओ गांव में जाके बार बार वो अपने क्षेत्र की देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ नल नहीं लगा है, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ सड़क बनाना है, तो ये बीडीओ का काम है। तो ये जाके जब अधिकारी, ये डीएम साहब, ये डीएम ये बीडीओ से बार बार मिलेंगे तो इनको डिसीजन लेने में सही होगा कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हम आगे सरकार को क्या प्रॉब्लम भेजें, कि मतलब ये इनसे बात करेंगे और ये साहब डीएम ऊपर वाले से बात करेंगे। तो ये बार बार अगर इनसे बात करेंगे तो ये कभी तो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, हाँ सर वहाँ पर वो ये क्या कहते हैं, थोड़ा पानी की समस्या उस गांव में है, उस क्षेत्र में थोड़ा सा बिजली की समस्या है, तो डीएम उस पर निर्णय लेंगे कि हाँ उसको सही किया जाए, ठीक है। तो ये आपका सी वाला सही है, यह प्रभावी निर्णय को सुगम बनाता है, ठीक है। जब आप जो अधीनस्थ अधिकारी हैं और अधीनस्थों से जब बार बार बात करेंगे तो निर्णय लेने में सुगमता, नहीं तो डीएम को क्या पता चलेगा किस क्षेत्र में बिजली है, किस क्षेत्र में पानी है, नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका कौन सा होगा, जिनको थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टेकन लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को स्पीड में करके देख लीजिएगा, कोई अब इसमें वो नहीं है कि समझाना भी रहता थोड़ा। अब यहाँ पे लिखा गया है, किसी संगठन में अधिकारी मध्य अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ निर्णय में मिलता है, आपसी अंतरक्रिया को सुगम बनाने, कार्यक्षमता वृद्धि करने में और समस्या समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये वाला देखते हैं अब, ये हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है, कौन कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। कक्षागत मतलब क्या, आप क्लासरूम कम्युनिकेशन, ऐसा मान लीजिए आप, ये आपका क्लासरूम है पूरा, और यहाँ पर क्या हुआ है, बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सब बैठे हैं। अब यहाँ पर बोर्ड लगा है, ठीक है, बोर्ड लगा है, और टीचर यहाँ नहीं है, टीचर ये जाके इस कमरे में है, तब ये क्या हुआ, इस कमरे में टीचर खड़ा है, तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे गेट लगा है, ऐसे टीचर यहाँ से बोल रहा है, तो ये डायरेक्ट बोल रहा है सामने इनके कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोला। कभी ऐसा हुआ है कि टीचर दूसरे कमरे से बोले और आप यहाँ से सुन रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता, रेयर केस में कभी हुआ होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। टीचर डायरेक्ट बात यहाँ सामने खड़ा होकर बच्चों को समझाता है ना, तो कक्षा में क्या होता है, डायरेक्ट होता है ना, तो इनडायरेक्ट कहाँ से आ गया, तो ये वाला गलत हो गया आपका। अब जब कक्षा में आ गया तो डायरेक्ट ही तो होगा, इनडायरेक्ट कहाँ होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, साइलेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो भी सकता है। टीचर कभी कभी बोल देगा और आप खाना खा के आए हैं आज कि नहीं, ऐसे टीचर बोल देगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। साइलेंट कम्युनिकेशन, पता चला टीचर को गुस्सा आ गया, बच्चे शांत एकदम, ठीक है। और ये क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एकदम स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन, मतलब बच्चे टीचर आए और एकदम मतलब जो उनको करना है वही करें, कोई हंसी मजाक नहीं, ठीक है, ये फॉर्मल हो गया। तो यही इनडायरेक्ट नहीं होता इसमें। कक्षागत संप्रेषण के अंतर्गत मौन और औपचारिक संप्रेषण में सम्मिलित किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष संप्रेषण को कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए, किस उद्देश्य से वृत्ताकार संचार सबसे अधिक उपयुक्त है, अब बताइए इसमें किस में उपयुक्त है। तो क्या होता है, मेंबर सेटिस्फैक्शन, तो इसमें मेंबर सेटिस्फैक्शन, इसका आंसर बताए थे, हाँ अब इसका बताए थे, ठीक है। तो इसका बताइए, मेंबर सेटिस्फैक्शन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, वृत्ताकार सर्वाधिक उपयुक्त होता है मेंबर सेटिस्फैक्शन। जैसे आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो क्या हुआ था, ये गोल मेज सम्मेलन हुआ था, क्या होता ऐसे आपका, ये आपका गोल मेज सम्मेलन, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ गांधी जी बैठे थे, यहाँ इरविन बैठे थे, और यहाँ सब कुछ जैसे अम्बेडकर जी, हर लोग सब बैठे थे, तो ये क्या, यह हुआ, ये आपका गोल मेज, इरविन ने गोल मेज सम्मेलन क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि सभी को संतुष्ट करना था। निर्णय क्या, निर्णय तो गोल में सम्मेलन न करता तो इरविन तो तब भी निर्णय ले सकता था,
वायसराय था, पावर थी उसके पास। सदस्य असंतुष्टि इसमें तो होगा ही नहीं, जब संचार की बात हो संतुष्टि ये भी निर्णय भी नहीं होगा। सूचनाओं को सक्षम अंतरण तो ये नहीं, ठीक है, सक्षम अंतरण तो कैसे भी होगा। तो सदस्य संतुष्ट हो, ठीक है, इसीलिए ये सर्कुलर आपका या गोल मेज जिसको हिंदी में कहते हैं ये किया जाता है, ठीक है। तो ये सदस्य संतुष्ट हो मतलब वो अपना अच्छा संतुष्ट, सदस्य संतुष्ट हो तो वृत्ताकार संप्रेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसे चक्रीय या केंद्रीय संप्रेषण भी कहते हैं या एक औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क है, औपचारिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इरविन सोच रहा था कि गांधी जी संतुष्ट हों कि हम मतलब ये आंदोलन नहीं करेंगे, ये नहीं तो ठीक है, ये मतलब ये सभी को संतुष्ट करना, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या सुनने का सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, तो ये क्या किया जा सकता है सुनने को, तो इसका होता है बी वाला आंसर होगा। कैसे होगा देखिए, पहले आंसर दिखा देते हैं, बताते हैं। अब देखिए, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने की प्रक्रिया प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, जैसे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है। सर्कुलर कम्युनिकेशन ये होता है कि जिसमें सभी लोग संतुष्ट हो जाएं, मैं ये बता रहा हूँ। अब आप उसकी मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सर्कुलर क्या होता है, संतुष्ट क्या होता है, आप तो उसमें क्या मतलब है, हो गया, ठीक है। लिसनिंग टू कैन बी डिफाइंड तो होगा ही नहीं। अब आप समझ पा रहे हैं, हाँ सर्कुलर यही होता है कि गांधी जी भी संतुष्ट हो जाएं, अम्बेडकर जी भी संतुष्ट हो जाएं और जितने भी मेंबर थे सब संतुष्ट हो जाएं, ठीक है। तो और ये इरविन इनको संतुष्ट करना चाहता सबको, तो यही होता है। तो ये आप बता दिए ना कि ये तो जो हम बता रहे हैं वो आप समझ के अपना अर्थ में निकाल के बता दे रहे हैं, तो वही आपका अच्छा सा सुन रहे हैं। द प्रोसेस वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट बी वी, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये सुन के मेरी बातों को कहीं और बताइए तो वो आप अच्छी तरह से सुन पाएँ, ठीक है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो वो क्या सुनाई दिया। संचारित की गई सूचना को अग्रसित करना ये गलत है, संचारित की गई सूचना का प्रत्याह्वान करना ये गलत है, ये दही ये गलत है, ठीक है। तो जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालिए, जब तक अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तब तक मतलब यही बी वाला आपका सही है। संप्रेषण को दी गई अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक लिखित सांकेतिक प्रक्रियात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं को प्रेषित करना सूचना प्रक्रिया संप्रेषण का ही एक अंग है। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने की प्रक्रिया के रूप में हम सुनने को सबसे अच्छे तरीके में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने सबसे अच्छा तरीका यही है। कोई आपसे पूछे लिसनिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि जो हम बोल रहे हैं उसका आप अर्थ निकालिए, ठीक है। प्रतिक्रिया देने से आप क्या, व्हाट इज रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग क्या होता है बताइए। तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये, रिस्पॉन्डिंग क्या होता है। रिस्पॉन्सिंग मतलब क्या, कि मतलब आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पुष्टि करना, कन्फर्मिंग ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, यही तो होता है। तो ये क्या होता है कि आप मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका रिस्पॉन्ड दीजिए। कमेंट आप जब मेरे करेंगे मतलब नीचे कमेंट करते हैं कि आपको अच्छा लगा कि ख़राब लगा, तो वही तो रिस्पॉन्ड हुआ। तो एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, ठीक है। तो मैं जो आपको संदेश बता रहा हूँ, ये मान लीजिए संदेश दे रहा हूँ, तो इसकी आपको पुष्टि करना, कमेंट कर देना। वैसे भी आप सब कमेंट करते नहीं, आप सब लाइक ना किया करिए, सब्सक्राइब ना किया, कमेंट कर दिया करिए, तो ताकि हमको पता चले आपको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से जल्दी चलना है या स्लो चलना है, तभी पता चलता रहेगा ना। और कमेंट और लाइक मतलब सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे तो ज़्यादा भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो किया करिए, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है ना, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा सा, ठीक है, आपकी मर्जी। प्रतिपुष्ट फीडबैक सबसे अंतिम चरण है। यदि हम किसी सूचना को समझ जाते हैं तो उस पर अपना विचार देते हैं, यह सूचना हमें समझ की पुष्टि करते हैं, रिस्पोंड करते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप कमेंट करिए।
यहाँ पर देखिए ये कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है, तो ये तो सिंपल ही है, बार बार आया है क्वेश्चन। तो क्षैतिज संप्रेषण कौन सा होता है? लेटरल कम्युनिकेशन। मान लीजिए एक अधिकारी यहाँ, डीएम साहब एक यहाँ इस जिले के, मान लीजिए ये अयोध्या के डीएम है और ये आपका इलाहाबाद के डीएम है, ठीक है। तो ये अयोध्या हुए या इलाहाबाद हुए, तो क्या हुए, इनको आपको यहाँ अयोध्या का मेला लगना, यहाँ कुंभ का मेला लगना है, तो ये आप आपसी बात करेंगे कि वहाँ का मेला कैसे आप मैनेज किए थे, अयोध्या वाला मेला इनसे पूछेंगे, आप बताइए वहाँ का मेला कैसे आप मैनेज किए थे, हम भी यहाँ का मेला मैनेज करना चाहते हैं, अयोध्या वाले पूछेंगे, तो वो बताएंगे ऐसे ऐसे मैनेज किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक क्षैतिज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लेटरल, जो अपने अधीनस्थों से जब बात किया जाता है तो वो क्षैतिज होता है। और जो डाउनवर्ड क्या होता है, जब डीएम साहब एसडीएम से बात करें या नीचे और अधिकारी से बात करें, तो ठीक है, तो वो डाउनवर्ड, मतलब ये डाउनवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड होता है क्या, जब ये एसडीएम जाके ऊपर से डीएम से कुछ परमिशन ले, ठीक है, किसी योजना योजना के बारे में। अपवर्ड होता है, न्यूट्रल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प संवाद को इंगित करता है, बताइए संवाद को कौन सा विकल्प इंगित करता है? कारण भी वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान डिलीवर लेक्चर, मान लीजिए कोई क्लास है ये और यहाँ पर प्रोफेसर शर्मा जी बैठे हैं, मैं मान लीजिए वो म, कोई प्रोफेसर शर्मा जी यहाँ है और अपना लेक्चर यहाँ डिलीवर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, लेक्चर ऐसे तो लेक्चर डिलीवर करना मतलब कुछ बोल रहे होंगे तभी तो लेक्चर डिलीवर हो रहा होगा बच्चों को, तो क्या हुआ, ये तो बोल रहे हैं ना, तो ये शाब्दिक हो गया, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ये तो हो गया, ये तो हमारा सही हो गया, पहले ही आ गया। प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दे दिया, ठीक है, मोबाइल में मैसेज टिप दिए और छात्रों को सबको पहुंच गया, ठीक है। तो ये वर्बल हो गया नहीं, ये तो ये कहाँ वर्बल हुआ, सब तो वो उसमें कर लिए। माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बच्चा रो रहा है। अब देखिए जो बच्चा रो रहा है वो बोल थोड़ी कुछ रहा है, वो तो सिर्फ अपना वो आवाज़ वैसे ही निकाल रहा है, ये थोड़ी बोल रहा माँ माँ, ऐसा थोड़ी कर रहा है माँ आइए, ऐसा थोड़ी कर रहा है, वो बच्चा सिर्फ रो रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा, जब आवेदन पत्र लिखेंगे तो उसमें बोलने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये वाला आप कंफ्यूज होते हैं, माँ के लिए बच्चा रो रहा है, एकदम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं जो कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ रो रहा है, मतलब एकदम नवजात शिशु है, ठीक है, एकदम बेबी है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब पहला वाला आपका सही हो गया तो जान लीजिए सब तो गलत ही है। यहाँ पर देखिए हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है, ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू द गेस्चर, ये किस पर रिलेटेड है, तो ये इसका बता दिया आंसर कि नहीं, इसका देखिए ये वाला, ठीक है, कक्षा में तो नीचे भी दिया ही रहता है, देखिए यहाँ पर बताइए हाव भाव द्वारा संप्रेषण है, तो ये हाव भाव काइनेसिक्स है, ये तो रटना ही पड़ेगा आपको, हाव भाव के संप्रेषण को काइनेसिक्स, ये किस का नियम जो होता है वो सब पढ़ लीजिए, और ये जो अभी हम बताए हैं, ये जो उसमें क्या कहते हैं साइमन वाला, वो सब रट लीजिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रटना होता है, वो सब रट लीजिए, ठीक है। काइनेक्स, ठीक है, हाव भाव का संप्रेषण संबंधित है काइनेसिक्स से, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, रिपीट भी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग संप्रेषण का रूप नहीं है, बताइए संप्रेषण का रूप नहीं है। साक्षात्कार संप्रेषण मतलब क्या, कम्युनिकेशन, क्या आपका इंटरव्यू होगा आईएएस का या पीसीएस का, तो क्या करेंगे आप, वहाँ पर जाएंगे, आगे सामने कुछ मेंबर बैठे रहेंगे, तो साक्षात्कार तो कम्युनिकेशन तो होगा ही कि आप जाएंगे उस मौन धारण कर लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं है, तो ये गलत है, ये तो होगा ही। मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, अब देखिए आप उपन्यास ऐसे थोड़ी है सब जो बोल, मतलब किसी को बता रहे हैं, अपने खुद ही पढ़ रहे हैं, तो यही आपका है। डिसीजन संवाद, ये तो है। सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन, ये भी है, तो आपका यही बी वाला गलत है, ठीक है। तो बी वाला आपका ये कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कम्युनिकेशन दो लोग आ जाएं तभी मानिएगा कम्युनिकेशन। संवाद में डिस्कशन में, ठीक है, डिस्कशन में एक ही लोग, आप खुद डिस्कशन करेंगे तो आपको लोग क्या कहेंगे, पागल, आप कभी डिस्कशन करिए तो आप अकेले में
लोग कहेंगे ये पागल हो गया क्या। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन करेंगे, सामाजिक लेंगे तो लोग रहेंगे तो उसमें भी इंटरेक्शन होगा। ये दो या दो से अधिक लोग होंगे तो कम्युनिकेशन होगा। उपन्यास पढ़ना, किताब पढ़ना, ये थोड़ी कम्युनिकेशन है। संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कार, ये संप्रेषण, जबकि मनोरंजक उपासना संप्रेषण का प्रकार नहीं है। संप्रेषण के प्रकार अंतिम चरण क्या होता है, तो अंतिम चरण क्या होता है, आप फीडबैक ही देते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए फीडबैक, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि क्या है। संप्रेषण के संवाद स्थापित करने के लिए प्रेषक संदेश की इनकोडिंग संदेश द्वारा भेजता है। तो ये देखिए पहले संदेश मैसेज है, मैसेज को इनकोड करता है, फिर भेजता है, उसको रिसीवर में चैनल का चयन कर संदेश प्राप्त करता है, उसकी फिर डिकोडिंग करता है, फिर अंतिम चरण में सूचना। तो मैसेज के बाद इनकोडिंग होता है, फिर डिकोडिंग होता है, फिर लास्ट में फीडबैक हो जाता है। फिर ठीक है, फीडबैक तो लास्ट चरण क्या है, फीडबैक होता है। प्रथम मैसेज, फिर इनकोडिंग, फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक, ये याद कर लीजिए। किसी संगठन का वह संप्रेषण जो अधीनस्थों लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा है, कह रहे हैं वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। सब ऑर्डिनेट इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो ये एकदम सिंपल ही है। सब ऑर्डिनेट डीएम, जो डीएम होगा वो किसको, एसडीएम को आपका काउंट का, तो उसका अधीनस्थ स्थिति हो गया। तो जब डीएम एसडीएम को कांटेक्ट करे, एसडीएम तहसीलदार को कांटेक्ट करेगा तो वो क्या हो गया, तो ये आपका हो जाएगा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, दिखा भी देते हैं आंसर बी डाउनवर्ड, इसका दिखा देते हैं। तो ये क्या होगा, समांतर संप्रेषण लंबवत व क्षैतिज प्रकार का होता है। लंबवत संप्रेषण के अंतर्गत निम्नतम स्तर के से उच्चतर स्तर, मतलब निम्नतम जो आपका अपवर्ड होता है वो निम्नतम से उच्चतम लंबवत संप्रेषण के अध्ययन के दृष्टि से। अधोगामी अधोगामी इसके अंतर्गत विचार सूचनाओं को उच्च स्तर से निम्न स्तर अधीनस्थों की तरफ संचारित किया जाता है, उसे ऊर्ध्वमुखी या विपरीत। तो जब अधीनस्थ सबऑर्डिनेट आ जाए, सिग्नल गोज टू सबऑर्डिनेट, ठीक है, तब वहाँ पर डाउनवर्ड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेटरल तो जानते ही होंगे, ठीक है, लेटरल कम्युनिकेशन, जब एक डीएम डीएम को, अपवर्ड जानते होंगे जब एसडीएम डीएम को करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यस्थल संप्रेषण की एक बाधा नहीं है, बताइए। ये तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, बता ही दिए होंगे आप, ठीक, कई बार बता चुके हैं इसको जब से पढ़ा रहे हैं। नॉइज आपका बाधा नहीं, ये तो बाधा ही है, बोल रहे हैं चार लोग चिल्ला रहे हैं, बाधा तो वही है। जुड़े पूर्वग्रह, पूर्वग्रह क्या होता है, पूर्वग्रह ये सबसे बड़ी बाधा होती है। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कह रहे हैं सर नहीं सही पढ़ा रहे हैं, ये तो ये क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो ये पूर्व साइड होगा। एक्टिव लिसनिंग ये आपका नहीं है। अनुपयुक्त माध्यम, इम्प्रॉपर मीडियम, ये गलत है। डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सा आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। तो ये कौन सा होता है आपका एम्पैथी। ठीक है, सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए परानुभूत वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महसूस करता है और चीज़ों को उनके दृष्टि के होने का प्रयास कर देखने का प्रयास, अतः प्रश्न के सम परानुभूत सर्वाधिक उपयुक्त है। ये क्या होता है, जो एथिक्स का आप पेपर नहीं पढ़ते हैं, आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, एक एथिक्स का पेपर देना पड़ता है। उसमें क्या होता है, जब आप उसी लिए पढ़ाया ही जाता है कि आपके अंदर कुछ भावनाएं डेवलप हों, ताकि आप क्या करें, उस चीज़ को, कोई गरीब है उसकी सहायता करना है, उसको योजना का लाभ दिलवाना है। आप डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, जब तक आप कुछ भावनाएं आपके अंदर नहीं डेवलप होंगी तब तक कैसे उसको आप उसका दुख नहीं समझ पाएंगे, तो उसके दुख में सहयोग कैसे कर पाएंगे। तो वही होता है एम्पैथी। ठीक है, इरेशनल डिसीजन टेकन हाई कंफर्टिव ग्रुप का उच्च अनुरूपता समूह के लिए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं, बताइए। ये क्या
मतलब अतार्किक निर्णय ये कहलाते। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये आपके ग्रुप थिंकिंग कहलाते हैं। तो क्रिएटिविटी उच्च अनुरूपता समूह के लिए अतार्किक निर्णय, इरेशनल डिसीजन टेकन हाई कन्फॉर्मिटी ग्रुप इज का, ठीक है। तो इरेशनल डिसीजन कौन होता है, मतलब अगर आप क्रिएटिविटी है तो इरेशनल करेंगे, नहीं करेंगे। इनफॉर्मेलिटी अनौपचारिक, ये भी नहीं। मनोवैज्ञानिक सतर्कता, ये नहीं। ग्रुप थिंक इरेशनल मतलब क्या होता है, एक इधर भाग रहा 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 है, इरेशनल यही हो गया मतलब ना। तो ये ग्रुप थिंकिंग में होता है। कैसे होता है, कोई ग्रुप मतलब 5 लोग का 10 लोग का ग्रुप है, कुछ ये कुछ और सोच रहे हैं, 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 तो उसी में तो होगा ग्रुप थिंकिंग में। तो ये क्या ग्रुप थिंकिंग में हुआ। इनफॉर्मली नहीं लगाइएगा, क्यों, क्योंकि आप इसमें भी कंफ्यूज होंगे। इनफॉर्मेलिटी वो एकदम मतलब वैसे तरीके से ठेठ अपने ठेठ भाषा में सोच सकता है, लेकिन ये नहीं कि कोई गलत डिसीजन ले सकता है। मतलब कोई अगर मान लीजिए पढ़ा भी लिखा भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो सोच सकता है अच्छी, मतलब डिसीजन तो ले ही सकता है, चाहे वो खराब ले अच्छा ले, लेकिन डिसीजन तो ले ही लेगा। मतलब वो समाज के लिए तो अच्छा डिसीजन लेगा, ये थोड़ी ज़रूरी है कि वो पढ़ाई लिखाई हो, ठीक है। तो ये इनफॉर्मली ये भी नहीं होगा आपका। ग्रुप थिंकिंग ये इरेशनल डिसीजन होगा कि कोई लोग इधर जा रहे हैं, ये इधर। विच डिसीजन इन मेक स्टाइल इज मोर प्रोडक्टिविटी, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयोगी होती है। पैसिव एग्रेसिव, एग्रेसिव तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका निगेटिव हो गया, पैसिव भी निगेटिव हो गया। और देखिए कुछ बचा है, दृढ़ता परतक, ठीक है। तो ये आपका सही है, ये भी आपका इधर आंसर लगाए थे कि नहीं, ये बी वाला इधर होगा, ठीक है। इधर ग्रुप थिंकिंग, और इधर देखिए दृढ़ता पर असर्टिव, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे कहना निर्णय एक मानवीय प्रक्रिया जिसमें विभिन्न विकल्पों में किसी का चयन किया जाता है। निर्णय प्रक्रिया में समय और दृढ़ता काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। निर्णय में दृढ़ता या ठोस विशेषताओं पर आधारित, ठोस वास्तविकताओं पर आधारित होते हैं। इसका सबसे अच्छा जानते हैं क्या है, सबसे अच्छा है दशरथ जी का। देखिए वो जो डिसीजन लिए थे वो दृढ़ था, ठीक है। भगवान रामचंद्र जी कहाँ चले गए, वन को चले गए, लेकिन उनका जो डिसीजन था वो दृढ़ था। उसी में उसी शोक में उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन दृढ़ है उनका निर्णय था, जो अमर हो गए वो, ठीक है। इसीलिए, ठीक है। तो ये दृढ़ता होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए डिसीजन में। कोई भी डिसीजन लीजिए, ये नहीं कि आज सोच रहे हैं ये करेंगे, कल दूसरा कुछ करेंगे, ये नहीं, दृढ़ होना चाहिए डिसीजन, ठीक है। तो ये दृढ़ एक पॉजिटिव शब्द है। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा होगा। समय ज़्यादा हो गया है, अगर थोड़ा सा भी आपको ज़्यादा समय लगा होगा तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 के स्पीड में कर लीजिएगा, 30-35 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर किया करिए कि कैसे लग रहा है, हम कैसे अपने आप को, मतलब आप कमेंट करेंगे अच्छा तो हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।